यूं तो बिहार में वैसे राजनीतिक दलों की भरमार है। आज तक देखा गया है कि लोकतंत्र की जो सही परिभाषा होती है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र होता है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि धन के लिए, धन के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र अब सामने दिख पा रहा है। यानी कि लोकतंत्र की परिभाषा बदल चुकी। और देशवासियों ने बहुत सारे पार्टी को देखा, बहुत सारे राजनीतिक दल को देखा, उनके एजेंडे को देखा गया। फिर भी जो उनकी जो इच्छा थी, क्योंकि प्रत्येक दल के द्वारा ऐसा मैनिफेस्टो में दिया तो जाता है, परंतु चुनाव जीतने के बाद सभी राजनीतिक दल के सभी नेता अपने मैनिफेस्टो की सारी बातों को भूल जाते हैं। तो एक बेहतर राजनीति कैसे किया जाए और एक बेहतर राजनीति करने के लिए दिशा व दशा दोनों तय होनी चाहिए। तो आइए हमारे बीच खास बातचीत के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी, आम जन पार्टी के संस्थापक, पेशे से वकील हैं और वर्षों से इनका एक सफ़र, बेहतरीन सफ़र रहा है, लगातार संघर्षरत रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपसे खास बातचीत के लिए। जी, आप अपना नाम बता दीजिए और कितने वर्षों से पार्टी की स्थापना की और कितने वर्षों से इस पार्टी को चला रहे हैं, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम श्याम किशोर ठाकुर है। मूल तो मैं पेशा से अधिवक्ता हूँ। वर्ष 2015 में हम लोग ने आम जन पार्टी की स्थापना की और यह सोच के स्थापना की कि और पार्टियों से, और पार्टियों का जो एजेंडा है, और पार्टी जो कार्य कर रहे हैं, उससे हमारा पार्टी, हम सब मिलकर के एक अच्छा काम करेंगे, देश को एक बेहतर विकल्प देंगे। इसी उद्देश्य के साथ हमने इसको प्रारंभ किया। बिल्कुल, आप ऐसा क्या करेंगे अगर आपको मौका मिलता है, तो ऐसा आप क्या करेंगे अलग जो सभी पार्टियों से अलग होगा? सबसे पहले हमारी पार्टी का जो मुख्य एजेंडा है, जिसको आप देखेंगे या हम लोगों ने जो चुनाव आयोग को दिया है, उसमें सबसे पहला हमारा है आरक्षण पर। आरक्षण जो आज की तिथि में लागू है और जो लोग कर रहे हैं, आरक्षण केवल गरीबों के लिए बनाया गया था, केवल जाति विशेष के लिए नहीं। फिर भी जाति विशेष के लिए बनाया गया, एक वर्ग विशेष के लिए बनाया गया और आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के मजबूत लोग लेते हैं। आरक्षण का लाभ आज भी गरीब लोगों को नहीं मिलता है। जैसा कि आपने पहले भूमिका में कहा कि आज सभी पार्टी अपने एजेंडा को भूल जाते हैं, तो आरक्षण ठीक है, कुछ वर्षों के लिए बना था। संविधान कह रहा है कि एक सीमित समय के लिए होगा, लेकिन ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है और सीमित समय के लिए हो गया है। और आरक्षण जिन गरीबों को मिलना चाहिए, जिसके लिए आज लागू है, उन गरीबों को, उन दलितों को न मिल करके उसी में से, जैसे आज देख लीजिए रामविलास पासवान या उनके पुत्र को देख लीजिए चिराग पासवान को, मायावती को देख लीजिए, ये दो उदाहरण हम दे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। क्या इनको आरक्षण मिलना चाहिए? ये आरक्षित सीट से लड़ने के लिए हैं। बहुत सारे ऊंचे जाति के लोग हैं, सैकड़ों, करोड़ों, हजारों लोग से ये ऊपर के धन रखते हैं, ऊपर धन वाले हैं, फिर भी आज आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ये गलत है। इनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। सपोज कीजिए कि आज जो आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट से वो लड़ें जो क्रीमी लेयर से नीचे का हो, तब उनको मौका मिलेगा और तब उस जाति के लोग जिनके लिए आरक्षण लागू किया गया है, तब उस जाति के गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। आज उन गरीब लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। टिकट बंटवारे में भी तमाम दल, बल्कि मैं सभी दल को कहता हूं, जो भी प्रमुख दल हैं, जो भी आज शासन करते हैं प्रदेश में या राज्य में, वो सभी दल पैसा लेकर के धनवानों को टिकट देते हैं, गरीबों को टिकट नहीं मिलता है। जीवन भर गरीबों का लड़का पार्टी का झंडा ढोता रह जाता है, उसको टिकट नहीं मिलता है, वो चुनाव में नहीं जीतता है और जीवन भर उसी के पीछे, पार्टी के पीछे लगा रह जाता है। इन तमाम बातों को सोचते हुए कि आरक्षण उनको मिले जो वाकई इसके हकदार हैं, इसीलिए सबसे पहला हमारा मुख्य एजेंडा है ये आरक्षण है। दूसरा हमारा है बेरोजगारी। तीसरा हमारी है स्वास्थ्य की समस्या। आज आप देख लीजिए कि तमाम प्राइवेट नर्सिंग होम जो हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, वो खूब फल फूल रहे हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं और गरीब लोग उसी सरकारी हॉस्पिटल में जा करके, जहां 2 नंबर की दवाई मिलती है, दवाई नहीं मिलती है, वही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जो अपना प्राइवेट अस्पताल खूब अच्छी तरह से चलाते हैं और प्राइवेट चला करके और करोड़ों का धन कमाते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के ठीक से काम नहीं करते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आरक्षण, इन तमाम बातों को लेकर के हमारी पार्टी प्रारंभ हुई है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी।
तो जैसा कि आपने बताया कि रोजगार मुहैया, आप ऐसा क्या अलग करेंगे जिससे रोजगार मुहैया हो सके हाजीपुर के लिए? आप देख रहे हैं विगत वर्षों से, कई वर्षों से, छोटी सी उदाहरण आप ले लीजिए, टीईटी का एग्जामिनेशन हुआ, हजारों हजार लोग हमारा पास किए और आज भी वो बैठे हुए हैं। जैसे ही एग्जामिनेशन हुआ, महीना 2 महीना में क्यों नहीं उसको पूरा कर लिया गया? ये सरकार लॉलीपॉप दिखा रही है। सरकार झूठों को कह रही है कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सभी संस्थान में, जिस विभाग में जाकर देख लीजिए, आप एक एक विभाग को उठा लीजिए, सभी जगह सैकड़ों खाली पड़े हुए हैं। सिविल कोर्ट की मामला आप देख लीजिए, हर महीना में पेशकार यहाँ रिटायर होते हैं, लेकिन बहाली कितनी होती है? स्वास्थ्य में देख लीजिए, हर महीना में लोग रिटायर होते हैं, बहाली कितनी होती है? शिक्षा में देख लीजिए, हर महीना रिटायर होते हैं, बहाली कितनी होती है? इसी ढंग से तमाम विभागों में करोड़ों की संख्या में खाली पद पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उसमें बहाल नहीं कर रही है, अनावश्यक पैसा लुटा रही है। अभी आप देख लीजिए, प्रचार में इतनी सारी पैसों को सरकार की तरफ से इतना पैसा देने की क्या जरूरत है? सरकारी संस्थाएं जो हैं उनको इतना प्रचार करने की क्या जरूरत है? आप जो काम करते हैं जनता देख रही है, लेकिन बिना अनावश्यक आप खर्चा कर रहे हैं, बेवजह खर्चा कर रहे हैं। आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, वो भागे भागे मारे फिरते हैं, भूखे मर रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप न केवल सरकारी कार्यालयों में, सरकारी विभागों में तमाम जगह को भरें, तमाम खाली पदों को भर दें, बल्कि रोजगार का सृजन करें, सभी लोगों को जल्दी से जल्दी लोन मुहैया करावें। जो लोग अपना रोजगार करना चाहता है वो स्वरोजगार करे, जो लोग नौकरी में जाना चाहता है वो नौकरी में जाए, एक भी हमारा नौजवान बेरोजगार नहीं रहे, हमारा लक्ष्य ये है। तो देख पा रहे हैं कि एक तरफ वैशाली, क्योंकि कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी रही है, वैशाली से ही एक बेहतर लोकतंत्र का नजारा लोगों को देखने को मिला है, पूरे विश्व को मिला है जी। और आज लोकतंत्र की जननी की यह स्थिति, वैशाली की जो स्थिति है, अपराध मुक्त वैशाली आखिर बनेगा कैसे? अपराध चरम सीमा पे है और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सदन में जाके बैठ जाते हैं, फिर आखिर बदलाव आखिर आप अपने स्तर से कैसे कर पाएंगे इन चीजों पर? मित्रों, इसमें न केवल सरकार दोषी है, इसमें हम जनता भी दोषी हैं। आज चुनाव हो रहा है, हमारे यहाँ प्रत्याशी खड़े हैं। दुर्भाग्य है कि हम प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, हम व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, हम पार्टी को देखते हैं। हमको इस बात की चिंता लगी है कि सरकार एनडीए बनावेगा या महागठबंधन बनावेगा या कौन बनावेगा। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का, सभी जगह का। अगर हम प्रत्याशी को देखते तो आज ये राजनीतिक दल वाले, बड़े बड़े दल वाले रुपया लेकर के टिकट का बंटवारा, टिकट की बिक्री नहीं करते। अगर हम प्रत्याशी को देखते तो निश्चित रूप से हम अच्छा प्रत्याशी चुन के भेजते और हमारा समाज अच्छा होता। अपराध मुक्त होने की बात आप कह रहे हैं, और जगह की पुलिस जो है सो है। मैं बिहार को खास करके देख रहा हूं विगत 40 वर्षों से, जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूं। मेरा स्वयं का मानना है कि हमारे यहाँ की बिहार की पुलिस इतनी भ्रष्ट है, इतनी अधिक भ्रष्ट है कि सबसे खराब शब्द में बोल रहा हूं कि अगर उसके चेहरा पर थूका जाए तो वो थूक भी बेकार जाता है। जितनी भी अपराध होती है, मैं कहता हूं उसमें 90% अपराध ये बिहार के पुलिस कराती है। मैंने देखा है, मैं तो एसपी का वकील भी हूं, उनके तरफ से जवाब भी तैयार करता हूं। मैं देखता हूं, हर रोज फाइल देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ की पुलिस अपराधी से पैसा लेकर उसको छोड़ देती है, निर्दोष लोगों को फंसाती है, और वो पुलिस स्पॉट पर तब जाती है जब अपराध हो जाता है, जबकि पहले से उसको सूचना दी जाती है कि अपराध होने की संभावना है। आज आप देख लीजिए, ये बालू का है, ये दारू का है, ये तमाम ये बालू और दारू के व्यापार करने वाले, जितने भी स्मगलिंग करने वाले हैं, जितने भी गलत ढंग से बेचने वाले हैं, ये लाखपति नहीं, ये करोड़पति हो गए हैं। सरकार को टैक्स की घटी हो रही है, क्या फर्क पड़ता है? हर जगह होम डिलीवरी हो रही है दारू की, जो 100 रुपए में बिकता है 400 में बिक रहा है, गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा है। और जो इसका अपराधी है, जो इसको स्मगल करने वाले हैं, जो इसको बेचने वाले हैं, वो करोड़पति हो रहे हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि इसमें थोड़ा सा वोट देने के समय आम जनता को भी सोचना चाहिए, हम वोटर को भी सोचना चाहिए, और पुलिस को निश्चित रूप से अगर वो गलत पाया जाता है तो तुरंत उसको बर्खास्त करना चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। सरकार के सह पर चल रही है, मंत्रियों के सह पर चल रही है, और पुलिस वाले सबसे अधिक भ्रष्टाचार कराने में, सबसे अधिक अपराध कराने में पुलिस वाले ही दिखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमारे एक मित्र की पत्नी बेटी की शादी के लिए स्टेट बैंक से रुपया लेकर के जा रही थी, रिक्शा पर बैठी हुई थी। अपराधी उनका मोबाइल छीन लिया, रुपया सहित बैग छीन लिया, और उसी समय
आधा घंटा के बाद वही अपराधी जाकर के दूसरे जगह अपराध करता है, उस अपराधी को पकड़ा जाता है, वो अपराधी स्वीकार करता है कि मैं दोनों जगह अपराध किया हूं, उनसे भी रुपया छीना हूं, इससे भी रुपया छीना हूं। उस मुकदमा में सुलह करा करके बेल दे दिया जाता है कोर्ट से ही, और दूसरे मुकदमा में आज 1.5 वर्ष हो गया, आज तक उस अपराधी को नहीं पकड़ा जाता है, जबकि स्वीकारोक्ति बयान है कि मैंने वो अपराध किया है। तो ये अपराध तो पुलिस ही करा रही है और ये टाउन थाना की मामला है। अच्छा। तो ये आखिर जब आप सत्ता में आएंगे तो आखिर इसमें परिवर्तन कैसे ला पाएंगे? जब सरकारी नौकर को अपनी नौकरी का डर लगता है तो सही रास्ते पर आ जाते हैं। जिस दिन इन भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, अन्य विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों को ये लग जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूं और पकड़े जाने पर तुरंत मैं बर्खास्त हो जाऊंगा और निश्चित रूप से मैं गलत कर रहा हूं तो पकड़ा जाऊंगा, तो निश्चित रूप से वो सही हो जाएंगे। क्योंकि अपनी नौकरी, अपनी रोटी सबको प्यारी होती है। वो जानता है कि हम पैरवी कर करके हम बच जाएंगे, हम बर्खास्त नहीं होंगे, हमारी नौकरी नहीं चली जाएगी, इसलिए वो जानबूझकर भ्रष्टाचार कर रहा है और जानबूझकर गलत कर रहा है। इसलिए हम इस पर सुधार लाएंगे, इसको हम रोक लगा देंगे। पर्व का मौसम आप लगातार देख रहे हैं, दशहरा के बाद अब बारी आती है दीपावली और छठ की। तो दीपावली और छठ में आप लोगों को क्या शुभकामना संदेश देंगे? दीपावली और छठ के लोग में हम लोगों को शुभकामना संदेश देंगे कि हमारे यहाँ खास करके हाजीपुर में अभी एक फेज का इलेक्शन हो गया है, वोटिंग हो गया है, दूसरा और तीसरा टर्म का वोटिंग होना है। सबसे बड़ी शुभकामना हम उन सबों को देंगे कि अच्छे प्रत्याशियों को चुनिए, अच्छे दल को नहीं चुनिए। दल कोई अच्छा है कोई बुरा है इस पर नहीं जाइए, आपके यहाँ से जो खड़ा हुआ है प्रत्याशी उसको चुनिए। अच्छी सरकार आपकी बनेगी, विधानसभा में अच्छे लोग जाएंगे, इससे आपका प्रदेश खुशहाल होगा, आप खुशहाल होंगे, आपके बच्चे अच्छे रहेंगे। ये शुभकामना देते हैं और समूह के लिए शुभकामना देते हैं कि अच्छे ढंग से त्योहार मनावें, सादगी ढंग से त्योहार मनावें। अभी कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रह करके त्योहार मनावें और अपने को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें और सब लोग खुशहाल हों। यही हमारी हार्दिक शुभकामना होगी समाज के लोगों के लिए इस त्योहार। चलिए, आपसे खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आने के लिए और मेरी वार्ता को लोगों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।